स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चे आप लोग? फाइन, पढ़ाई चल रही है, पेपर आ गया है। मैं लगातार अभी वीडियो अपलोड किए जा रहा हूं आप लोगों के लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए, ताकि आपका पेपर अच्छा हो। चैप्टर ऑल्टरनेटिंग करंट चल रहा है, क्लास 12 चैप्टर नंबर 7। अब यहाँ पर मैं आज की क्लास में, जो मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था, एसी सर्किट पढ़ाया था, उसमें वहां पे रेजिस्टेंस होता था। आज की क्लास में मैं एसी सर्किट पढ़ा रहा हूं जहां इंडक्टेंस यानी क्वाइल। जैसे देखो आप, ये आपका एक एसी सर्किट है, ये रहा आपका एसी सर्किट में क्या है, क्वाइल। इंडक्टेंस का मतलब क्वाइल होता है, क्वाइल लगा दिया। पिछली बार रजिस्टर लगाया था, आज की क्लास में क्वाइल लगा दिया। तो देखते हैं क्या क्या चीजें। तो आपको एक बात पता है, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ क्या होगा? जो एसी सोर्स है, तो ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ आपको इक्वेशन जानते हो ना, ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये पढ़ाया था ना मैंने, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ का फॉर्मूला बोलो, ही पढ़ाया था ना मैंने, ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। आपको याद होगा ई इक्वल टू क्या पढ़ाया था, ई नॉट साइन ओमेगा टी। बोलोगे हाँ सर पढ़ाया था आपने। अब बेटा एक बात का जवाब दो, ये जो ईएमएफ होता है वो कांस्टेंट होता है या वेरिएबल होता है? बोलोगे सर ये तो वेरिएबल होता है। हाँ बिल्कुल वेरिएबल होता है। फिर जब आप चैप्टर नंबर 6 में पढ़ रहे थे तो आपने एक चीज पढ़ा था ना, कि जब किसी भी कॉइल में वेरिएबल ईएमएफ सप्लाई हो या वेरिएबल करंट हो तो उसमें इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होता है, इंडक्शन आने लगता है। सेल्फ इंडक्शन पढ़ा था ना आपने, क्या था? चैप्टर नंबर 6 देखो, वीडियो जाके देखना, सेल्फ इंडक्शन वाला टॉपिक। जब किसी भी कॉइल में वेरिएबल वोल्टेज जाए या वेरिएबल करंट का सप्लाई हो, किसी जो है बेटा वो तो वेरिएबल ही तो है, वेरिएबल करंट देगा ना। तो जब वेरिएबल करंट किसी भी कॉइल में जाता है तो वहां इंडक्शन होता है, तो कॉइल में इंडक्शन होने लगेगा। और कॉइल में इंडक्शन होने से क्या होगा, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हो जाएगा बेटा। इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हो जाएगा। किसमें डेवलप हो जाएगा इंड्यूस ईएमएफ बेटा, बता सकते हो? कॉइल में। इसका फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था, जाके देखना चैप्टर नंबर 6 में, माइनस एल डी आई बाई डी टी। बोलोगे हाँ सर पढ़ाया तो था आपने, कुछ कुछ तो याद आ रहा है मेरे को। आपने पढ़ाया था ये, कि जब कॉइल में वेरिएबल करंट जाता है तो उसमें इंडक्शन होता है और इंड्यूस ईएमएफ डेवलप हो जाता है। और वो इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला भी आपको मैंने पढ़ाया था बेटा, माइनस एल डी आई बाई डी टी, याद है? किसमें डेवलप होगा? इस कॉइल में। और मुझे एक बात का जवाब देना बेटा, सोच के, कि ये जो इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होगा, ये जो आप देख रहे हो, ये अल्टरनेटिंग ईएमएफ जो आपने जो सप्लाई हो रहा है, ये तो सपोर्ट कर रहा है, ये तो करंट को ग्रो करा रहा है, और ये वाला ईएमएफ बोल रहा है कि नहीं होने देंगे। इंड्यूस ईएमएफ तो हमेशा जो भी करंट में वेरिएशन उसको रोकता है। तो जो अल्टरनेटिंग ईएमएफ है ई, और जो इंड्यूस ईएमएफ है, वो एक दूसरे के क्या होंगे? अपोजिट होंगे पोलैरिटी वाइज। क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये जो ईएमएफ हमने दिया है, हमने ये जो ईएमएफ सप्लाई किया है, इस ईएमएफ की वजह से तो करंट ग्रो कर रहा है, करंट में वेरिएशन आ रहा है, करंट इज ग्रोइंग, करंट इज डेवलपिंग, करंट इज चेंजिंग। बट इंड्यूस ईएमएफ से जो इंडक्शन जो होता है, वो ईएमएफ तो क्या करता है, करंट के ग्रो का अपोज करता है। बोलोगे हाँ सर, तो जो सप्लाई ईएमएफ है और जो इंड्यूस ईएमएफ है वो एक दूसरे के अपोजिट हैं। बोलोगे हाँ सर, तो एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो इसका मतलब ई को लिख सकते हैं बेटा, ई नॉट साइन ओमेगा टी। और इंड्यूस ईएमएफ को क्या लिखोगे आप? माइनस, तो इसलिए क्योंकि वो अपोज है, अपोजिट है, अपोजिट पोलैरिटी के साथ एक दूसरे के साथ होगा। और इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला देखो क्या है, माइनस एल डी आई बाई डी टी। माइनस माइनस प्लस हो गया बेटा, तो आ गया ई नॉट साइन ओमेगा टी। माइनस माइनस प्लस हो गया तो कितना आ गया बेटा, डी एल डी आई बाई डी टी। बस अब क्या करेंगे, अब एल डी आई एक तरफ कर दिया, ई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी वो एक तरफ कर दिया, हो गया। उसके बाद कर दो इंटीग्रेट। क्या कर दो? इंटीग्रेट। क्यों? ईएमएफ का इक्वेशन बन गया, मैं करंट का इक्वेशन बनाना चाह रहा हूं। इंटीग्रेट करोगे तो एल तो कांस्टेंट होता है, बाहर आ गया। इसका इंटीग्रेशन हो गया डी आई का, फिर कितना हो गया बेटा, ई नॉट बाहर आ गया। इसका इंटीग्रेशन हो गया साइन ओमेगा टी का। यहाँ लिमिट नहीं रखने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे कोई टाइम इंटरवल में कुछ डिफाइन नहीं हो रहा है, ये तो नॉर्मल रिलेशन है। नो नीड टू पुट द लिमिट। इंटरवल में तो नहीं डिफाइन हो रहा है ना, इस इंटरवल में ये चीज हो रहा है, लिमिट रखने की जरूरत नहीं है। डी आई का इंटीग्रेशन आई हो जाएगा, और ई नॉट
और आपको मैंने पढ़ाया था कि साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस हो जाता है, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, याद रखना, इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है। तो ये क्या हो गया बेटा, माइनस कॉस ओमेगा टी, और इंटीग्रेशन में जो कांस्टेंट है वो नीचे आ जाता है, जैसे एंगल के साथ ओमेगा कांस्टेंट है वो नीचे आ गया। यहां से अगर देखोगे तो आई को क्या लिख सकते हो बेटा, ध्यान से सुनो, माइनस ई नॉट बाई ओमेगा एल, नीचे आ गया कॉस ओमेगा टी। ये आ गया करंट का इक्वेशन। बोलोगे हाँ सर करंट का इक्वेशन तो आ गया। ईएमएफ का इक्वेशन ये था, इसका ऑल्टरनेटिंग का, और उसके अकॉर्डिंग करंट का इक्वेशन ये बन गया। किसमें, जिसमें एसी फ्लो हो और कॉइल हो। अब बोलोगे सर अब मुझे एक बात का जवाब दो। मैंने कहा हाँ भाई पूछो, क्या पूछना चाह रहे हो। अब अगर मैं आई नॉट को ई नॉट बाई ओमेगा एल को जो इक्वेशन ऑफ करंट में आए, इसे आई नॉट मान लो, पूरे को आई नॉट मान लो। करंट के इक्वेशन में जो भी इक्वेशन बनता है साइन कॉस में, उसमें आगे वाला टर्म क्या होता है, मैक्सिमम तो होता है आई, ये तो आई नॉट हो जाएगा, ये तो आई नॉट हो गया ई नॉट बाई ओमेगा एल। यहां से आई की वैल्यू क्या आ गई बेटा, माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी। ये क्या हो गया, ये हो गया कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये देखने को मिला कि सर ईएमएफ हम साइन में लेके चले थे और करंट लेकिन कॉस में आया। इसका मतलब ये वहां पे इस सर्किट में करंट और वोल्टेज एक फेज में नहीं है, बिल्कुल एक फेज में नहीं है। एक फेज कब होता है, जब ये साइन में है तो वो भी साइन में आए, ये कॉस में हो तो वो भी कॉस में आए, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग वैल्यू या तो साइन और कॉस में ही होती है। लेकिन सेम फेज में तभी होगा जब दोनों साइन साइन में हो या दोनों कॉस कॉस में हो। इसके कॉस में कंसीडर करते तो ये साइन में आ जाता। तो मेरे कहने का मतलब ये अभी तक यही प्रूफ हो गया है कि सर जिस एसी सर्किट में कॉइल लगा होगा, जिसमें इंडक्टेंस लगा होगा, उसमें करंट और वोल्टेज एक फेज में नहीं होंगे। तो लिख सकते हो कि सर इससे ये साबित हो गया यहां पर, तो ईएमएफ एंड करंट आर नॉट इन सेम फेज। यहां ये दोनों सेम फेज में नहीं है, नो नॉट इन सेम फेज। क्योंकि सर आप ईएमएफ को तो अल्टरनेटिंग ईएमएफ साइन में लेके चले थे और करंट वहां कॉस में आ गया। ग्राफिकली भी समझाना चाहते हो तो आप ऐसे समझा सकते हो। अगर मैं इसका ग्राफ बनाना के समझाना चाहूं बेटा, देखो ध्यान से देखो, अगर ये ईएमएफ का ग्राफ तो साइन में है तो साइन में लेके चलेंगे, लेकिन जो करंट का ग्राफ बनेगा वो किस में बनेगा, कॉस में। और कॉस में भी क्या है, माइनस में आया है। कॉस का हमेशा मैक्सिमम से ग्राफ आता है, तो यहाँ पे माइनस में आया है ना, यहाँ पे देखो ये ग्राफ तुम्हारा ईएमएफ का है साइन वाला, और नीचे जो ग्राफ है वो करंट का कॉस टाइम जीरो। जब ये मैक्सिमम तो ये मिनिमम t/4, जब ये मिनिमम तो ये मैक्सिमम t/2, जब ये मैक्सिमम तो ये मिनिमम 3t/4। और ये क्या देखने को मिला भैया, ये देखने को मिला कि सर यहाँ सेम फेज में नहीं है। अगर ईएमएफ का ग्राफ साइन में होगा तो इसका ग्राफ कॉस में होगा। और साइन कॉस का मतलब देख रहे हो, जब ईएमएफ मिनिमम है तो करंट मैक्सिमम है, जब ईएमएफ मैक्सिमम हो गया तो करंट मिनिमम हो गया, जब ईएमएफ मिनिमम हो गया तो करंट मैक्सिमम हो गया, और जब 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 ईएमएफ फिर मैक्सिमम हो गया तो करंट मिनिमम हो गया, ईएमएफ मिनिमम हो गया तो करंट मैक्सिमम हो गया। मतलब उल्टी बात चलती है साइन कॉस में, एक मिनिमम तो दूसरा मैक्सिमम, याद रखना। ये साफ दिख रहा है, सेम फेज यहां नहीं है, मतलब एक समय में एक टाइम पे दोनों मैक्सिमम और दोनों मिनिमम नहीं हो रहे हैं। साइन कॉस में ये आने का मतलब ये होता है कि एक मिनिमम होगा तो उस टाइम दूसरा मैक्सिमम होगा। ये ग्राफ साबित कर रहा है। ईएमएफ साइन है तो करंट का कॉस है, अब माइनस कॉस है तो नीचे से ग्राफ जाएगा। ये सब चीजें कहां होती हैं, जिस एसी सर्किट में क्या लगा होता है, कॉइल लगा होता है, सब चीजें वहां होती है। एक मिनिमम तो दूसरा मैक्सिमम, यहां ये होता है। अब सेम फेज में नहीं है तो मान लो आया सेम फेज में नहीं है तो फेज डिफरेंस बताओ, क्या फेज डिफरेंस आ रहा है मैथमेटिकली, ये बताओ। तो अब मैं फेज डिफरेंस की बात करूंगा, मुझे लगता है इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब बोलोगे सर अगर आप फेज डिफरेंस की बात करते हो तो लो हम इसको भी बता देते हैं, अभी 2 मिनट की बात है। आप बोलोगे सर यहाँ पे ईएमएफ क्या था, हम ईएमएफ साइन में लेके चले थे ना बेटा, ई इज इक्वल टू क्या लेके चले थे हम, ई नॉट साइन ओमेगा टी। और करंट क्या आ गया सर, करंट आ गया माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी। कहा, बिल्कुल आ गया, बिल्कुल आया। अब बोलोगे सर एक काम करो, मैंने कहा हाँ काम बताओ, क्या काम चाहिए।
अब बोलोगे सर क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी को लिख सकता हूँ? सर देखो तो जरा, टी माइनस थीटा होता है ना, ओमेगा टी माइनस को भी साइन में बदल दिया, साइन टी माइनस थीटा कॉस थीटा। अब ये माइनस अंदर ले जाओ, बोलोगे हाँ सर ले जाओ, अंदर ले जाओगे तो क्या आ जाएगा बेटा, माइनस अंदर जाने के बाद क्या बन जाएगा, ये ओमेगा टी प्लस में बन जाएगा और ओमेगा पाई बाय 2 माइनस में आ जाएगा, ये आ गया। ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया कि ईएमएफ को मैंने साइन में कंसीडर किया था और करंट को भी मैंने साइन में कंसीडर कर लिया ताकि हम कंपेयर कर सके। फेज कंपेयर करने के लिए दोनों को लाना एक में जरूरी है, साइन तो इसको भी साइन में बना दिया। अब जब देखोगे तो यहाँ पे एक चीज हमें देखने को मिल रहा है, एक कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिल रहा है, वो ये मिल रहा है कि देखो सर ईएमएफ में जो फेज है वो ओमेगा टी है और यहाँ जो फेज है वो ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 है, तो दोनों में जो फेज डिफरेंस बन रहा है सर, फेज डिफरेंस जो बन रहा है सर, किसके बीच सर, किसके बीच सर, किसके बीच सर, करंट एंड वोल्टेज के बीच, ईएमएफ के बीच, वो साफ दिख रहा है कि यहाँ ओमेगा टी फेज है, यहाँ ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 फेज है। कितना का फेज डिफरेंस बन रहा है सर? पाई बाय 2 का बन रहा है सर। और ये भी देखने को मिल रहा है सर कि ईएमएफ वाले इक्वेशन में फेज ज्यादा है और करंट वाले में फेज पाई बाय 2 कम हो गया। कंपेयर करने के लिए साइन एक मिलाना जरूरी है तभी कंपेयर हो रहा है। तो यहाँ पे ये भी देखने को मिल रहा है सर, यहाँ पर ईएमएफ का फेज ज्यादा है, तो ऐसे लोग लिखते हैं ईएमएफ लीड कर रहा है सर, और ऐसे भी लिख सकते हैं सर कि करंट लैग कर रहा है, पिछड़ रहा है। कितने एंगल से फेज डिफरेंस है सर? पाई बाय 2। पेपर में ऐसे भी आता है कि शो कीजिए फेज डिफरेंस वोल्टेज और करंट के बीच पाई बाय 2 है। पेपर में ऐसे भी आता है कि शो कीजिए कि ईएमएफ लीड कर रहा है और करंट लैग कर रहा है बाय फेज एंगल पाई बाय 2, कुछ भी आ सकता है। फिर बोलोगे सर जब इतना आपने बता दिया तो फिर आपने एक और चीज पढ़ाया था हमें, एसी सर्किट हैविंग रेजिस्टेंस में एक डायग्राम पढ़ाया था जिसे कहते थे फेजर डायग्राम। आपने ये भी कहा था कि फेजर डायग्राम भी बनाना पड़ता है। आप देखना एसी सर्किट में जब चाहे रेजिस्टेंस हो, चाहे कॉइल हो, चाहे कुछ भी हो, फेजर डायग्राम एक होता है, एक तो कर्व डायग्राम होता है जो हमने पढ़ा है, तो कर्व डायग्राम था, इसमें तो सारे वैल्यूज ईएमएफ और करंट की शो होती हैं अकॉर्डिंग टू द टाइम, ये टाइम के अकॉर्डिंग। लेकिन एक है फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम में हमने आपको पढ़ाया था इसमें सिर्फ पीक वैल्यू शो होती है, ओनली द मैक्सिमम वैल्यू एंड नथिंग एल्स, सिर्फ मैक्सिमम। तो वो कैसे शो होगी बेटा? देखो ईएमएफ सिर्फ मैक्सिमम, इसमें सिर्फ मैक्सिमम, नॉट ऑल वैल्यूज, ओनली पीक वैल्यूज ई नॉट एंड आई नॉट। और हमेशा ईएमएफ की वैल्यू ज्यादा बड़ी होती है, चाहे वो पीक दिखाओ चाहे वो कर्व में दिखाओ। और इनके बीच का फेज डिफरेंस वो शो होता है। और ऐसे एरो बना देना ताकि ये पता रहे कि ईएमएफ लीड है, आगे है, और करंट पीछे है। कितने फेज डिफरेंस से? पाई बाय 2 फेज। बस इतना ही शो होना और कुछ नहीं शो करना होता है। दिस इज फेजर डायग्राम, दिस इज नॉर्मल कर्व डायग्राम ऑफ एसी सर्किट हैविंग व्हाइल हैविंग इंटेंस। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, अब देखो बहुत सारी चीजें इसमें। अब मुझे एक बात का जवाब दो, हमने आई नॉट किसको माना था? ई नॉट बाई ओमेगा एल, याद है ना? जब हम सॉल्व कर रहे थे तो ये आई नॉट की जगह पे क्या आया था? ई नॉट बाई ओमेगा एल आया था ना। जब हमने करंट का इक्वेशन बनाया था कॉन्सेप्ट से, तो आई की जगह पे ये आया था ना पूरा इक्वेशन, और यही तो बना था पहले वाला आई नॉट। आई नॉट जो होता है वो पहले वाली वैल्यू होती है, साइन कॉस से जो पहले लगी होती है। ई नॉट, आई नॉट, आई है तो आई नॉट, ई है जो भी है। तो यहाँ पे आई नॉट क्या था बेटा, बताओ जरा। यहाँ पे आई नॉट की वैल्यू क्या थी? आई नॉट की वैल्यू क्या आई थी बताना जरा। ई नॉट बाई ओमेगा एल, ये था ना आई नॉट, यही था ना। तो अब इसको मैं आगे ले, आई नॉट क्या था बताओ जरा? ई नॉट बाई ओमेगा एल, जिसे हमने आई नॉट एज्यूम किया था, यही तो था आई नॉट की जगह पे। अब इससे क्या चीज निकल के आएगा वो देखो। आप अच्छे से जानते हो ओम्स लॉ से, बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि करंट इज इक्वल टू होता है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। बोलोगे हाँ सर हम पढ़ते आ तो रहे हैं। तो अगर कंपेयर किया जाए करंट ओके, ईएमएफ ओके, रेजिस्टेंस की जगह पे ओमेगा एल आ रहा है, तो इसको कहते हैं, अगर कॉइल का रेजिस्टेंस अगर पूछा जाए, कॉइल का, रजिस्टर का तो होता ही है, तो कॉइल के रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया ओमेगा एल। लेकिन कॉइल के रेजिस्टेंस को याद रखना, जो रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल है उसे हम रेजिस्टेंस नहीं कहते हैं। तो मैंने समझाने के लिए आपको लिखा था, कॉइल के रेजिस्टेंस को हम इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं।
इंडक्टिव रिएक्टेंस इंडिकेट करते हैं XL। इंडक्टिव रिएक्टेंस XL, फॉर्मूला ओमेगा L। फ्रीक्वेंसी में बदल दोगे तो ओमेगा को 2 पाई f, ओमेगा को फ्रीक्वेंसी में बदल दिया L। यस, ये याद रखना बेटा कि कॉइल का भी अपना क्या होता है, एक रेजिस्टेंस जैसा फैक्टर होता है। उसे रेजिस्टेंस नहीं कहते, रेजिस्टेंस जैसा एक चीज होता है जो करंट का अपोज करता है। रजिस्टर के रेजिस्टेंस को, रेजिस्टेंस क्या है, एक फैक्टर है जो अपोज करता है करंट का। तो कॉइल के रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है ओमेगा L। फ्रीक्वेंसी में बदलना चाहोगे बेटा 2 पाई FL, और इसके रेजिस्टेंस का नया नाम रखा गया इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो अगर मैं पूछूंगा पेपर में या आपसे कोई टीचर पूछ दे कि इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या बोलोगे, तो बोलोगे इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कॉइल व्हेन द करंट विल फ्लो थ्रू इट। और इसको किस नाम से बुलाते हैं, कॉइल के रेजिस्टेंस को बोलना इंडक्टिव रिएक्टेंस के नाम से बुलाते हैं। फिर पूछेगा किस सिंबल से बताते हैं, तो x के नीचे L, x के नीचे छोटा सा l, ये होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, याद रखना। अब यहां से अगर देखा जाए बेटा तो मेरे को साफ दिख रहा है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली है। कौन सी फ्रीक्वेंसी, जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट वेरी करेगा तो फ्रीक्वेंसी होगी। फ्रीक्वेंसी का मतलब 1 सेकंड में कितने वो साइकिल बना ले रहा है, 1 सेकंड में एक कंप्लीट साइकिल 10 बार बना रहा है तो 10 फ्रीक्वेंसी हो गई। और कॉइल के इंडक्टेंस के भी डायरेक्टली होता है। इन सब बातों को याद रखना। कॉइल का जो रिएक्टेंस होता है यानी रेजिस्टेंस होता है वो फ्रीक्वेंसी और रिएक्टेंस दोनों के डायरेक्टली होता है। इसको दोनों के डायरेक्टली, बहुत ही, जैसे मेरे कहने का मतलब क्या है, अगर मान लो ग्राफ आ गया कि भैया रिएक्टेंस का ग्राफ फ्रीक्वेंसी के साथ बनाओ, डायरेक्टली दिखा देना। आ गया फ्रीक्वेंसी का ग्राफ, अब उसी रिएक्टेंस का ग्राफ किसके साथ बनाओ, इंडक्टेंस के साथ बनाओ, तो वहां पर भी क्या दिखा देना, डायरेक्टली, दोनों के साथ डायरेक्टली ग्राफ। यानी जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी अल्टरनेटिंग करंट की या वोल्टेज की, कॉइल का रिएक्टेंस भी, रेजिस्टेंस जो ऑफर कर रहा है वो भी बढ़ेगा। इवन कॉइल का इंडक्टेंस जो कांस्टेंट होता है, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, वो बढ़ाओगे तो उसका भी रिएक्टेंस यानी रेजिस्टेंस जो ऑफर कर रहा है वो बढ़ जाएगा। ये सब चीज याद रखना, बहुत। अब बेटा क्योंकि ये आपको मैंने कहा था कि एक वीडियो में एक टॉपिक बनाऊं, तो जब तक ये टॉपिक खत्म नहीं होगा वीडियो फिनिश नहीं होगी। हर वीडियो छोटी नहीं हो सकती और हर वीडियो बहुत बड़ी भी नहीं हो सकती, एक टॉपिक की एक वीडियो। अब इसमें लास्ट टॉपिक है कि एवरेज पावर निकाल, इससे हमें क्या एवरेज पावर मिलेगा, क्या एवरेज पावर आउटपुट के रूप में मिलेगा, क्या एवरेज पावर कंज्यूम होगा, कब, जब इसमें एसी फ्लो होगा, तो क्या एवरेज इलेक्ट्रिकल पावर कंजम्पशन होगा, ये बताइए। तो जब आप पिछले लेक्चर को देख रहे होंगे तो उसी समय मैंने बता दिया कि देखो एवरेज पावर निकालने का एक ही फॉर्मूला है, एक ही पैटर्न है, आप उसको याद रखना। मैंने बताया था कि एवरेज पावर का एक ही पैटर्न, एक ही फॉर्मूला। तो एवरेज पावर निकालने का फॉर्मूला मैंने बनाया था वर्क अपॉन टाइम, रेट ऑफ वर्क डन। और ये मैंने बताया था कि वर्क को निकालने के लिए E इंटू आई dt डिवाइडेड बाई, लिमिट भी रखी थी 0 से, यही पैटर्न होता है। बस इसको ये पता है किसी भी सर्किट का एवरेज पावर निकाल, एवरेज पावर रेट ऑफ वर्क डन। और वर्क डन निकालने का फॉर्मूला होता है E इंटू आई, वही पावर मैंने बताया था ना, आप भूल गए। आप वर्क डन कैसे निकालते हैं, पावर इंटू टाइम। बोलोगे ये भी पावर, पिछली वीडियो में बताया था, ये पावर वो है जो इंस्टेंटेनियस है, जो हर पल बदल रहा है, वही अलग पावर है बेटा। तो अगर आपको लगता है कि पावर वेरिएबल है, हर पल बदल रहा है, तो वहां पे क्या मैंने बताया था, अगर पावर कांस्टेंट है, नहीं बदल रहा है, तो वर्क डन सीधे पावर इनटू टाइम। और अगर पावर वेरिएबल है तो पावर को क्या करेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कर देते थे, इंटीग्रेट। ये कौन सा पावर है, वो इंस्टेंटेनियस पावर है जो चेंज होता है। अगर चेंज हो रहा है तो हम ऐसे करते हैं, वर्क डन निकालते हैं पावर को इंटीग्रेट करके। ये पावर एवरेज है, ये तो पूरे एक साइकिल का एक पावर है, और ये पावर तो वो है जो एट अ टाइम चेंजिंग। अब पावर को क्या लिख सकते हैं, याद करो, वोल्टेज इनटू करंट, ये दोनों वेरिएबल है, अल्टरनेटिंग है ना, एसी में क्या दोनों वेरिएबल होता है, तो पावर को E इंटू वाई, वोल्टेज इंटू करंट लिखते हैं, ऐसे यही है।
ये पिछली लेक्चर में भी बहुत अच्छे से बताया था, आज फिर मैंने बताया कि वर्क डन निकलता है पावर को इंटीग्रेट करके, अगर पावर वेरिएबल है, और पावर कब वेरिएबल होगा, जब ईएमएफ और करंट वेरिएबल होंगे, क्योंकि पावर का फॉर्मूला वोल्टेज इनटू करंट होता है, ठीक है, उसी पैटर्न पे है ये। तो अब मैं बताने जा रहा हूं कि आखिर इस सर्किट से मुझे एवरेज पावर क्या मिलेगा, मैं वो बताने जा रहा हूं। एवरेज पावर के लिए देखो ध्यान से बेटा, अब आ जाओ E इंटू आई, ई के जगह पे क्या लिख देंगे, ई नॉट साइन ओमेगा टी, अभी मैंने बताया था ना, अभी 2 मिनट पहले नहीं बताया था, ईएमएफ हम अगर साइन में लेके चल रहे थे, आप भूल गए, तुरंत बताया था बेटा, तो करंट किस में आया था, याद करो, कॉस में आया था, माइनस बनकर। आप 10 मिनट पीछे जाओ, वीडियो देखो, बैक करके रिवर्स करके, कभी लगे कि नहीं समझ में आया तो 10 मिनट बैक चले जाओ, रिवर्स में चले जाओ, अभी पढ़ाया मैंने, करंट माइनस कॉस में आया था, तो अब उसी को रख रहा हूँ, ई के जगह पे ई नॉट साइन ओमेगा टी, आई के जगह पे माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी, dt, लिमिट कहां से कहां, 0 से t तक पूरे साइकिल में एवरेज पावर देखा जाता है, डिवाइडेड बाय t पर कंपाउंड टाइम। आप क्या करेंगे बेटा, ध्यान से देखिएगा, आप क्या करेंगे, माइनस ई नॉट आई नॉट बाहर आ गया, बिल्कुल बाहर आ गया, t पहले से बाहर है, और 2 नीचे मल्टीप्लाई कर दो और अंदर 2 डिवाइड कर, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, एक काम और कर ही दो, अभी टाइम बच जाएगा हमारा, आपका भी टाइम बच जाएगा, हमारा भी बच जाएगा। बोलोगे क्या कर दिया सर, अभी दोबारा बता देता हूं बेटा, टेंशन मत लो, क्या क्या मैंने बताओ, ईएमएफ की वैल्यू रखी जो हम लेके चलते हैं इस सर्किट में, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ, करंट जो आया क्रॉस में वो लेके चले, ई नॉट आई नॉट बाहर आ गया, माइनस था बाहर आ गया, बचा क्या, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, ऊपर 2 मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे 2 डिवाइड कर दिया, क्यों क्या बताता हूं, 2 मिनट रुक जाओ। अब एवरेज पावर क्या आ गया बेटा, माइनस ई नॉट आई नॉट अपॉन कितना 2t, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, सभी जानते हो बेटा क्या बन जाता है, साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा बन गया, 2 साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा, 0 से कहां तक, t तक, बोलोगे हाँ सर ओके हो गया। फिर आपको पता नहीं है, आई डोंट नो आप जानते नहीं जानते, इंटीग्रेशन कई बार बता चुका हूं मैं बेटा, माइनस ई नॉट आई नॉट अपॉन 2t, साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है बच्चे, जानते हो ना अच्छे से, साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, माइनस कॉस, क्या बन गया, माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, 0 से कहां तक, t तक, और एंगल में जो भी कांस्टेंट है वो भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2t के साथ क्या आ गया, 2 ओमेगा। क्या क्या मैंने, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस सिर्फ मैथ से, और जो एंगल का मल्टीपल है वो इंटीग्रेशन में डिवाइड हो जाता है, अगर वो कांस्टेंट मल्टीपल है तो, कई बार आ चुका है ये सब कॉन्सेप्ट, ठीक है, यहां तक हो गया। अब इंटीग्रेट यहां तक आपने कर दिया, तो अब क्या करेंगे, अब देखते जाओ, ध्यान से देखते जाओ, अब सुनो, अब क्या करोगे सोचो जरा, अब आप लिमिट्स को रखोगे, पहले तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, पर इधर आ जाओ, टी एवरेज ई नॉट आई नॉट अपॉन 4 ओमेगा टी, क्या किया मैंने बेटा, माइनस माइनस प्लस 2t इंटू 2 ओमेगा 4 ओमेगा टी, और अंदर अब लिमिट रखो, t के जगह पे पहले कैपिटल T, कॉस 2 ओमेगा टी माइनस कॉस कितना, क्या किया मैंने, समझे आप, 2 इंटू 2 4 ओमेगा टी, टी के जगह पे पहले अपर वैल्यू कैपिटल T माइनस टी के जगह पे लोअर वैल्यू, ओके। फिर मैंने आपको बताया था, अब ओमेगा जहां अगर एंगल में आ रहा है तो उसको सीधे बदल देते हैं किसमें, ओमेगा का अपना फॉर्मूला 2 पाई बाई टी, टाइम पीरियड ऑफ फ्रीक्वेंसी में लेते हैं तो 2 पाई इंटू एफ, ओमेगा याद है ना, यही होता है ना फॉर्मूला। तो यहां से जैसे लोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, पावर एवरेज आराम से देखो, ई नॉट आई नॉट अपॉन 4 ओमेगा टी, ओमेगा की जगह पर रखोगे तो कॉस 2 इंटू 2 पाई बाई टी इंटू टी माइनस कॉस 0 कितना हो गया 1 2 ओमेगा, यहां से टी और टी कट गया, कटने के बाद पावर एवरेज की वैल्यू आ गई बचा, ई नॉट आई नॉट बाई 4 ओमेगा टी, सिर्फ मैथ चल रहा है, फिजिक्स खत्म हो चुका है, कॉस कितना आ गया 4 पाई माइनस कॉस 0 1 हो चुका है, और कॉस 4 पाई की वैल्यू भी 1 होती है, याद रखना, पाई का जितना इवन मल्टीपल 4 पाई 6 पाई 8 पाई सब कॉस में 1 होता है, तो 1 माइनस 1 कट के क्या आ गया 0, यानी बोलोगे सर यहाँ पे कोई भी आपको एवरेज पावर नहीं मिलेगा, यू विल नॉट गेट एनी आउटपुट पावर,
उस सर्किट में जहां एसी फ्लो कर रहा है और कॉइल लगा है, तो कॉइल के थ्रू यू कांट गेट एनी आउटपुट। रेजिस्टेंस के थ्रू तो मिला था पिछले वीडियो में, फॉर्मूला भी मैंने बनाया था ERMS इंटू IRMS, बट यहां आपको कोई एवरेज पावर नहीं वाला है, यू विल नॉट गेट एनी आउटपुट पावर कंज्यूम। तो कहा यह जाता है कि इस एसी सर्किट में, किस एसी सर्किट में जिसमें कॉइल लगा होता है, हमें कोई भी आउटपुट पावर नहीं मिलता, तो इस एसी को हम वॉटलेस करंट कहते हैं। याद रखना, वॉटलेस करंट, ये भी कभी कभी एमसीक्यू में आ जाए तो ध्यान रखना। वॉटलेस करंट, वॉट पावर, वॉट का मतलब पावर, पावर की यूनिट, पावरलेस करंट, ये वो एसी है जो करंट तो होता है बट पावर आउटपुट नहीं देता। ये किस में होता है? उस एसी सर्किट में जिसमें कॉइल लगा होता है, वॉटलेस करंट। तो अगर पेपर में आया कि एसी सर्किट में जिसमें कॉइल लगा है एवरेज पावर बताओ क्या होगा, तो ऐसे ही करना। पहले पावर कैसे निकालते हैं, पहले वो देखना पावर कैसे निकालते हैं। फिर पावर निकालने का फॉर्मूला, एवरेज पावर का पूरे एक साइकिल में देखते हैं, वर्क अपॉन टाइम। वर्क निकालने का ये पैटर्न याद रखना। उसके बाद ई के जगह पे ई, और यहाँ जो करंट बना था माइनस कॉस में वो, बाकी मैथ से साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, बाकी लिमिट है। जहां एंगल में ओमेगा आ जाए तुरंत उसको 2π/t में बदल दो, अपने आप एक एंगल बन जाएगा। क्योंकि ये भी 1 है और ये भी 1 आ गया, 0, नो पावर। तो बेटा आज के लेक्चर में मैंने आपको एसी सर्किट हैविंग इंडक्टेंस पढ़ाया, अच्छे से पढ़ा दिया। पिछले लेक्चर में एसी सर्किट हैविंग रेजिस्टेंस पढ़ाया था। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना और आगे शेयर करते रहना। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें मैंने रेजिस्टेंस पढ़ा दिया है, आज इंडक्टेंस पढ़ा दिया है, अब हम कैपेसिटेंस पढ़ाएंगे। तब तक अपना खूब ध्यान रखिए, खूब पढ़ाई कीजिए। टेक केयर, बाय बाय।